जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल एमसीक्यू के दूसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल एमसीक्यू का पहला क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने डॉबरेनर-ट्राइड के कंसेप्ट को समझा था और फिर उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। और ध्यान में रखिएगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है वो आपका ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा गया है, एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा गया है और रेलवे जेईई एग्जाम में भी पूछा गया है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल को जब आप खंगालते हैं तो वहां से आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं जो कि बिल्कुल ही बेसिक लेवल का होता है, बट वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वैसे ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपका बिल्कुल ही बेसिक लेवल का है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आंसर सहित आपको कहां पे मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं बायो को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हाई लेवल तक करना और वो भी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम से पहले, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में। दोस्तों, इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने करा? आपका ऑप्शन है दिमित्री मेंडलीफ, लुई पास्चर, मैरी क्वेरी, एंटोनी लेवोजियर। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे सर आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने करा। किसने करा? मेंडलीफ ने करा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखेंगे, आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आवर्त सारणी को सबसे पहले किसने बनाया, आवर्त सारणी को सबसे पहले किसने खोजा, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने करा, तो आप हमेशा एक ही नाम लेंगे, किसका सर? मेंडलीफ का। क्यों? क्योंकि मेंडलीफ ही ऐसे पहले साइंटिस्ट थे, ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले तत्वों को आवर्तों के रूप में सजाया, या आप ये कह सकते हैं कि मेंडलीफ ही सबसे पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने तत्वों को आवर्त के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किया। साथ ही साथ आपके ऑप्शन में लुई पास्चर दिया हुआ है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन का खोज करा था। और जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है सी, जिसमें मैरी क्वेरी है, तो ध्यान में रखेंगे कि मैरी क्वेरी ने रेडियम और पोलोनियम का खोज करा था। और नेक्स्ट है आपका एंटोनी लेवोजियर। तो एंटोनी लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम दिया केमिस्ट्री में। साथ ही साथ एंटोनी लेवोजियर को हम लोग आधुनिक रसायन का जनक भी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? आपका ऑप्शन है 65, 64, 66, 63। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर जब मेंडलीफ ने अपना तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण शुरू किया था तो उस समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को लिख भी सकते हैं, क्या सर, स्टार मार्क दे करके, कि मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी सर? 63 थी। आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी से पूछा गया। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि न्यूलैंड के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? जी हाँ, आपके आवर्त सारणी को बनाने में डॉबरेनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोसले, इन सब का प्रयास रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि न्यूलैंड के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो आप सभी याद रखेंगे सर क्या, कि न्यूलैंड के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, यानी कि 56 थी। तो दो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते हैं। पहला, मेंडलीफ के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63, न्यूलैंड के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है
कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में डैश के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर, घटते परमाणु क्रमांक के आधार पर, घटते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। क्या होगा इसका सही आंसर? मेरे मित्र आप सभी हमेशा याद रखेंगे क्या कि मेंडलीव, डॉबरेनर और न्यूलैंड, मेंडलीव, डॉबरेनर और न्यूलैंड, इन तीनों का आवर्त सारणी के लिए जो रूल था, इन तीनों ही वैज्ञानिक का आवर्त सारणी के लिए जो नियम था वो तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। आप इस चीज़ का गांठ मान लेंगे सर हमेशा हमेशा के लिए कि मेंडलीव, डॉबरेनर और न्यूलैंड, इन तीनों ही वैज्ञानिक का आवर्त सारणी के लिए जो रूल था, जो नियम था, वो तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। जबकि हेनरी मोसले, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, या जिसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी का पिता बोलते हैं, किसको बोलते हैं सर? हेनरी मोसले को। तो इन्होंने भी आवर्त सारणी के लिए नियम दिया था, और इनका जो आवर्त सारणी के लिए नियम था वो किस पे आधारित था? तो सर तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित था, या आप कह सकते हैं तत्वों के परमाणु संख्या या क्रमांक दोनों लिख लीजिए चलेगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीव, डॉबरेनर, न्यूलैंड, इन तीनों का जो नियम था वो तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। जबकि हेनरी मोसले का क्या नियम था? सर इसका जो नियम था वो तत्वों के परमाणु संख्या या क्रमांक पर आधारित था। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में डैश के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, आप सभी क्या कहेंगे? सर आपने लिखा है बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, मतलब क्या कि किस आधार पर व्यवस्थित किया गया होगा? तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर व्यवस्थित किया गया होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को डैश और क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है। आपका ऑप्शन है आवर्त पंक्ति, समूह आवर्त, स्तंभ श्रेणी, स्तंभ पंक्ति। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हो या फिर आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो, यानी कि हेनरी मोसले का पीरियोडिक टेबल हो, या आधुनिक आवर्त सारणी हो, चाहे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही हो या फिर आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जा रही हो, जहां भी पीरियोडिक टेबल की बात आएगी, आवर्त सारणी की बात आएगी, तो आवर्त सारणी में दो चीज होते हैं। पहला आवर्त होता है, पहला क्या होता है सर? आवर्त होता है, और दूसरा क्या होता है सर? समूह होता है, जिसको हम लोग वर्ग के नाम से भी जानते हैं, या इंग्लिश में इसी को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। आवर्त को हम लोग इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी में जो आपका क्षैतिज रेखा होता है, आवर्त सारणी में जो आपका क्षैतिज रेखा होता है वो क्या कहलाता है सर? आवर्त कहलाता है। और आवर्त सारणी में जो आपका लंबवत रेखा होता है वो क्या कहलाता है सर? वर्ग कहलाता है। अब वो चाहे आपका मेंडलीव का आवर्त सारणी हो या फिर आधुनिक आवर्त सारणी हो, दोनों ही आवर्त सारणी में जो आपका लंब रूपी रेखा होगा, लंब रूपी यानी कि लंबवत रेखा होगा, वो क्या कहलाएगा? समूह या वर्ग कहलाएगा। और जो क्षैतिज रेखा होगा यानी कि जो पृथ्वी के समांतर होगा वो क्या कहलाएगा सर? आवर्त कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं, और साथ ही साथ इसमें टोटल 9 वर्ग हैं। आप इस चीज़ को कंठाग्र कर लेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो थोड़ा सा फर्क देख लीजिए। आपने बोला कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त होगा और 9 वर्ग है, और जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है सर, इसमें आवर्तों की संख्या तो समान है,
इसमें भी आवर्त की संख्या 7 ही है, लेकिन वर्ग कितना है सर? आपके आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग हैं। तो आप इस डिफरेंसेस को याद रखेंगे। आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 9। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 18। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 7। आवर्त क्या होता है? तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखा होती है वो पीरियड या आवर्त कहलाता है, और जो लंब रूपी रेखा होती है वो ग्रुप, समूह या वर्ग कहलाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को डैश और क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है, तो आप सभी कहेंगे सर समूह और आवर्त कहा जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार से, यह डैश का कथन है। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि तत्वों का गुण उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। आवर्त फलन बोले तो आवधिक प्रकार होता है। यह कथन किस नियम का है? डॉबरेनर के नियम का है, या फिर न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम का है, या फिर मेंडलीव का आवर्त नियम है, या फिर आधुनिक आवर्त नियम है? क्या है ये? तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहले हम लोग बात कर लेते हैं डॉबरेनर के नियम की, डॉबरेनर के ट्राइड रूल की। डॉबरेनर ने अपना त्रियक नियम दिया था जिसको हम लोग ट्राइड रूल कहते हैं। तो डॉबरेनर ने क्या करा था सर? इन्होंने 3 तत्वों का समूह बनाया था। मान लीजिए कि ABC 3 तत्व हैं। इस तरह से इन्होंने 3 तत्वों को सेलेक्ट किया और फिर इन्होंने कहा कि इन तीनों तत्वों को अगर बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, डॉबरेनर के ट्राइड रूल के अनुसार अगर तीनों तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, तो इस बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा, इस बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा वो किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु भार का क्या होगा सर? औसत होगा, यानी कि A+C/2 होगा। ये किसका रूल था सर? डॉबरेनर का था। तो यहाँ पे तो कहीं से नहीं आ रहा है आवधिक प्रकार की बात, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन में न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम। न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये क्या कहता है? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 1 से लेकर के 8 तक सजाया जाए। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 1 से लेकर के 8 तक सजाया जाए, तो 8वें तत्व का जो गुण होगा वो पहले तत्व के गुण के समान होगा। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या कहता है कि तत्वों को अगर उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 1 से लेकर के 8 तक सजाया जाए, तो 8वें तत्व का जो गुण होगा वो पहले तत्व के गुण के समान होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल कहते हैं। यहाँ भी आवर्त फलन की कोई चर्चा नहीं हो रही है। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन में मेंडलीव का आवर्त नियम। तीसरा कौन सा है सर? मेंडलीव का आवर्त नियम। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए कि आवर्त सारणी के लिए सबसे पहला आवर्त नियम किसने दिया? तो मेंडलीव ने दिया। मेंडलीव ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले आवर्त को खोजा था। सबसे पहले इन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किया और सबसे पहले इन्होंने आवर्त नियम भी यही दिए थे। तो आप कहेंगे इनका आवर्त नियम क्या था? तो मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है कि किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, यानी कि आवधिक प्रकार होता है। मेंडलीव ने क्या बताया कि किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है सर? आवर्त फलन होता है, यानी कि आवधिक प्रकार होता है। और आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं, यह डैश का कथन है। आप किसका कथन कहेंगे सर? मेंडलीव के आवर्त नियम का कथन है, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे सर चौथे ऑप्शन को नहीं बताया, आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? तो हेनरी मोसले ने दिया था।
किसने दिया था सर? आधुनिक आवर्त नियम। तो आप याद रखेंगे हेनरी मोसले ने दिया था। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो उस तत्व के परमाणु क्रमांक का क्या होता है? आवर्त फलन होता है, यानी कि आवधिक प्रकार्य होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? सीधे सीधे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके आवर्त सारणी में, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस तत्व होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस तत्व होते हैं, जिसको आप हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन के नाम से जानते हैं, ये सारे गैस आपके आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाए जाते हैं? हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जितने भी नोबेल गैस एलिमेंट हैं वो सब के सब कहाँ पाए जाते हैं? तो सर आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं सर? वर्ग 18 में। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 में, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में किस ग्रुप के एलिमेंट पाए जाते हैं? तो सर हैलो ग्रुप के एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? हैलोजन कहते हैं, जो कि आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन इस तरह से होता है। तो आप इस दोनों ही चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाया जाएगा और हैलोजन जो भी तत्व हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? तो सर आवर्त सारणी के वर्ग 17 में। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? आप सभी कहेंगे सर वर्ग 18 में। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि अष्टकों का नियम केवल डैश तक लागू था? मैग्नीशियम, जस्ता, कैल्शियम, ब्रोमाइन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड ने जो अपना ऑक्टेव रूल दिया था, अष्टक नियम दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 1 से लेकर के 8 तक सजाया जाए तो 8वें तत्व का जो गुण होगा वो पहले तत्व के गुण के समान होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अष्टक का नियम केवल डैश तक लागू था? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू था। और न्यूलैंड के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? न्यूलैंड के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। और न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल था, अष्टक नियम था, वो केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पा रहा था। इससे आगे क्या हो जा रहा था सर? फेल कर जा रहा था। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि डॉबरेनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? ट्राइड, थ्राइस, टेट्राइड, ट्रिटियम। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि डॉबरेनर जब अपने आवर्त सारणी के लिए नियम बना रहे थे तो उस वक्त उन्होंने 3 तत्वों का एक समूह बनाया और इस 3 तत्वों को क्या नाम दिया सर? ट्राइड नाम दिया, यानी कि त्रियक नाम दिया। और इसीलिए हम लोग डॉबरेनर का त्रियक नियम पढ़ते रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉबरेनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? आप सभी कहेंगे सर ट्राइड, त्रियक नाम दिया। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि लेंथेनाइड की परमाणु संख्या डैश प्रास में है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 90 से 103, 89 से 102, 58 से 71, 57 से 70। आपसे पूछा जा रहा है कि आपके आवर्त सारणी में जो लेंथेनाइड तत्व पाए जाते हैं उसकी परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि आपके आवर्त सारणी में नीचे में सर 2 कॉलम पाया जाता है, जिसमें एक क्या लिखा हुआ रहता है? लेंथेनाइड लिखा हुआ रहता है। एक में लेंथेनाइड लिखा हुआ रहता है और एक में आपका एक्टिनाइड लिखा हुआ रहता है। और आपके आवर्त सारणी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को छोड़ करके 18 वर्ग हैं सर और 7 आवर्त हैं। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे।
आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेंथेनाइड के जो तत्व होते हैं उसकी परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लेंथेनाइड जो होते हैं वो 58 से लेकर के कहाँ तक मिलते हैं सर, 71 तक। यानी कि क्रमांक संख्या या परमाणु संख्या 58 से लेकर के परमाणु संख्या 71 तक के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड कहलाते हैं। और आपको ध्यान में ये भी रखना है कि परमाणु संख्या 89 से लेकर के 103 तक के जो भी तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं सर, एक्टिनाइड कहलाते हैं। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लेंथेनाइड जो है वो परमाणु संख्या 58 से लेकर के 71 तक के तत्व को कहते हैं, और एक्टिनाइड जो है वो परमाणु संख्या 89 से लेकर के 103 तक के तत्वों को कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेंथेनाइड की परमाणु संख्या डैश परास में है, आप कहेंगे सर 58 से 71 के परास में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था। आपका ऑप्शन है स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, एल्युमिनियम। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि इक्का एल्युमिनियम को गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया था, लेकिन आपके एग्जाम में दो और क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं। पहला चीज़ तो आपने देख लिया कि सर इक्का एल्युमिनियम को हम लोग क्या कहते हैं अभी, तो सर इक्का एल्युमिनियम के जगह पे ही गैलियम धातु है, यानी कि गैलियम धातु का जो गुण है वो किसके जैसा मिलते जुलते रहता है सर, इक्का एल्युमिनियम की तरह। और ये प्रिडिक्शन मेंडलीफ का था। जब मेंडलीफ अपना आवर्त सारणी बना रहे थे उस समय उन्होंने कुछ जगह छोड़ दिया था और कुछ जगहों के लिए उन्होंने नामकरण भी कर दिया था, जैसे कि एक इक्का एल्युमिनियम हो गया, दूसरा उन्होंने नामकरण किया था इक्का बोरोन का, जो बाद में चल करके स्कैंडियम कहलाना शुरू हो गया। तो आपसे कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से इक्का बोरोन से किस धातु का गुण मिलता जुलता है या किस तत्व का गुण मिलता जुलता है, तो आप कहेंगे स्कैंडियम का। और एक और उन्होंने प्रेडिक्शन करा था सर इक्का सिलिकॉन। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से इक्का सिलिकॉन के जगह पे किस धातु को रखा गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इक्का सिलिकॉन के जगह पे किसको रखा गया है सर, तो जर्मेनियम को रखा गया है। किसको रखा गया है सर, जर्मेनियम को। तो ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इक्का एल्युमिनियम गैलियम को बोलते हैं, इक्का बोरोन स्कैंडियम को बोलते हैं, इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम को बोलते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गैलियम धातु के रूप में क्या किया गया था सर, नामित किया गया था। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। इस टाइप के प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका सॉल्यूशन भी आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।